नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर से दिव्या उपन्यास आप सभी के बीच भाग 2 लेकर आई हूँ। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट डे दिव्या उपन्यास के फर्स्ट डे जो हमने किया था ये सेशन, उसमें हम लोगों ने नारी समस्या पर केंद्रित उपन्यास दिव्या के संपूर्ण विवरणात्मक जानकारी ली थी। इवन मैं कह सकती हूँ कि हम लोगों ने एक बार क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग देख लिया था कि किस प्रकार क्वेश्चन का डिमांड होता है और क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हमें आंसर करने के लिए किस प्रकार उपन्यास को बहुत अच्छे से आत्मसात करना होगा। और हम लोगों ने कल ये भी देखा था कि उपन्यास बेसिकली किस पे केंद्रित है। मुद्दा नारी समस्या पर केंद्रित है, लेकिन इनके विभिन्न पक्षों को आपने देखना है कि कई चीज़ों के वातावरण, जैसे हमने पढ़ा था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लेकर, है ना, अपनी कलात्मक जो चित्रात्मकता है, उन्होंने यशपाल जी ने वर्तमान संदर्भ में उसको उकेरना का प्रयास किया है। तो ये दिव्या उपन्यास जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इसलिए आज से मैं भाग सेकंड है इसका, तो आज से ये श्रृंखला प्रारंभ हो रही है कि आपको, है ना, जैसे इस उपन्यास के क्रमशः बिंदुवार दिए गए हैं, आपको एक-एक पढ़ना होगा कि जैसे खंडवार इसको डिवाइड करके दिया गया कि आपकी आसानी के लिए मधु पर्व पढ़िए, फिर धर्मस्थ का प्रसाद करके पृष्ठ। तो आज से मैं ये उपन्यास को क्रमशः आपको सुनाऊंगी नहीं बल्कि समझाऊंगी, है ना, कि ये उपन्यास आखिर कहता क्या है, और फिर अंततः हम निकाल पाएंगे कि उपन्यास किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए हम लोग उपन्यास को शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट सेशन है एंड ये देखिए मधु पर्व। ये आज हमको मधु पर्व के जो मधुवर का आपने विषय दिया गया है, इसमें दिव्या उपन्यास के आप चैप्टर वाइज जो कैटेगरी इनको किया गया है, तो कैटेगरी में फर्स्ट जो है मधु पर्व है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये देखिए आपने क्वेश्चन कल ही देख लिया था कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस प्रकार आए हैं। जैसे मैंने दिखाया था कि देखिए दिव्या के औपन्यासिक प्रतिमानों के विश्लेषण के बारे में पूछा गया है, इवन दार्शनिक आधार के बारे में भी पूछा गया है। तो आज जब मधु पर्व पढ़ेंगे आप, तो अभी आपको देखते ही लगेगा, मधु पर्व पढ़ते वक्त ही ये एहसास होगा कि कैसे दार्शनिक आधार के पुट, जो चारवाक मारिश होते हैं, जो सागल के श्रेष्ठ मूर्तिकार होते हैं, उनकी उक्तियों में जब वो बात करते हैं, सागल नगरी में जब कार्यक्रम होता रहता है, फंक्शन होता है, तो उस समय वो एक प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार बात करते हैं और सब लोग अवाक होकर उनको देखते रहते हैं। तो एक दार्शनिक पक्ष उनका ना यहीं से देखने को मिल जाएगा। बाकी ऐतिहासिक बोध आप देख सकते हैं कि पहले कैसे होता था, नहीं कि सभी लोग बाहर शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, फिर एक प्रतियोगिता होती थी, प्रतियोगिता के माध्यम से फिर चुनाव होता था, कौन योग्यतम स्थिति में, यदि कोई शासन सत्ता संभाल रहा है, कोई पद को संभाल रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, एक प्रतियोगिता कराई जाती थी। फिर जो उसमें प्रतिफलित वही होता था कि जो सक्षम है, जो योग्य है, उसको ही पद दिया जाता था। इस प्रकार आप मधु पर्व के उत्सव में देखेंगे कि किस प्रकार सागल नगरी के वैभव में इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है और किस प्रकार जो राजकुमार होते हैं या राजकुमारियां होती हैं, उनका अपना अपना प्रतियोगिता होता है। और प्रतियोगिता में भी एक छठनी प्रोसेस होता है कि किस प्रकार एक योग्यतम स्थिति में जो व्यक्ति है उसको उस प्रकार का मिलना चाहिए। हालांकि इसमें आप एक डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा भी देखेंगे, जो दास प्रथा से व्यवस्था है या जाति प्रथा पे कुठाराघात होता है, वो सभी हमें देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक परिवेश से संबंधित ये सारी चीजें, है ना, और गौरव गाथा मात्र नहीं या नायिका के रूप में दिव्या के चरित्रों का विवेचन। तो मैंने यहाँ पे क्रमशः आपको क्वेश्चन पेपर इसलिए लगा दिया है कि आप लगातार इस पेपर को देखते रहे ना, एनालिसिस करते रहेंगे कि हाँ हमने पढ़ा तो कुछ पाया। वापस हो सकता है कि जैसे ही हम उपन्यास का फर्स्ट वाला मधुपर्व फिनिश करते हैं, इसके बाद वापस लाके आपको दिखाते हैं कि देखिए कुछ यहाँ से मिला कि नहीं मिला, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये कैसे आपका हेल्प कर सकता है। फिलहाल आज आप इसके जो आपका फर्स्ट है, ये मतलब पात्र परिचय, यानी उपन्यास आप पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले पात्र परिचय होना जरूरी है। तो आप देखिए इसमें दिव्या उपन्यास में बेसिकली पात्र किस प्रकार हैं, सब अलग अलग भूमिकाओं में। जैसे प्रमुख स्त्री पात्र में आप देखेंगी तो यहाँ पे नायिका के रूप में दिव्या ही होती हैं, है ना, दिव्या नाम से ये उपन्यास अपने आप में है ही। प्रतिनायक या कहेंगे कि एक हिसाब से जब आप बिल्कुल पढ़ने जाते हैं दिव्या स्टार्टिंग में ही, तो आपको लगता है कि ये जो दास पुत्र, हालांकि बाद में ये दास पुत्र नहीं रह जाते, इनके पिता महाश्रेष्ठी एक सेठ धनाढ्य हो जाते हैं, पृथुसेन उनके बेटे होते हैं, लेकिन क्योंकि इनके पिताजी लगातार दासत्व का जीवन जीते हुए फिर एक ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो सम्भ्रांत वर्ग होता है वो दर्जा उनको स्वीकार नहीं करता, देख नहीं पाता। और ये चीज आपको मधुपर्व के उत्सव में जब शिविका आरूढ़ होती है दिव्या, और जब शिविका आरूढ़ दिव्या को
जो पृथुसेन जीत चुके होते, योग्यता अपनी लोगों को मनवा चुके होते लोहा, फिर भी अगर उनको शिविर पे जो जाती है जब दिव्या को लेके, तो उनको कंधा देने को नहीं मिलता, तो उन्हें लगता है कि वो अपने आप से फिर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या गलती है, क्या जन्म लेना गलत है ना? ऐसा वो प्रश्न करते हैं। और यहाँ पे फिर सिरो करके आएंगी, ये गणपति की पौत्री होती है। बाद में वैसे तो पृथुसेन का प्रेम जो होता है दिव्या के साथ होता है, लेकिन अंततः आप देखते हैं कि इनकी शादी जो होती है वो गणपति की पौत्री होती है सिरो, उनसे होता है। और मल्लिका का आपने नाम इसलिए सुना क्योंकि सागल नगरी का बिल्कुल जब प्रारंभ ही करेंगे, तो जो केंद्रीय भूमिका जैसे राज नर्तकियां होती थी, तो सागल की राज नर्तकी का दर्जा या कला की अधिष्ठात्री माना जाता है, वो मल्लिका होती हैं। तो मल्लिका की बेटी ही होती आज समय की जो काल कवलित हो जाती हैं, उनका नाम पुत्री रुचिरा है। तो रुचिरा की माँ भी हैं ये, राज नर्तकी भी हैं। और दिव्या की आप कह सकते हैं कि दिव्या को जो मतलब नर्तकी या दिव्या को कला कौशल में निपुण करने वाली होती है, नृत्य कला जो जिसमें माहिर होती है दिव्या, वो सीखने का काम मल्लिका से करती है। हालांकि मल्लिका सिर्फ उन्हीं को नहीं सिखाती, आप देखेंगे जब रत्न प्रभा के दरबार में दिव्या जाती हैं लास्ट में, जब वो अंशुमाला के रूप में, तो अंशुमाला के रूप में जाती, उनकी भी मतलब कि आप कहेंगे उनकी भी गुरु मल्लिका होती है। मल्लिका की ख्याति बहुत होती, वो राजनर्तकी सिर्फ यही की नहीं होती, वो अपने संरक्षण में कहा जाए तो बहुत सारी मतलब कि वहाँ की शिष्याओं को, अपने जो शिष्याएं होती हैं, उन सभी को कला में वो प्रशिक्षित कर चुकी होती हैं। और इसमें और भी गौड़ पात्रों में भी हैं, छाया करके हैं, ये दिव्या की सखी होती हैं, है ना? धाता होती हैं, जो दिव्या की माँ तो वैसे नहीं होती, तो धाय माँ के रूप में दिव्या हमेशा से, है ना, धाता को ही मान के चलती हैं। ऐसे ही आपको घटना में दास व्यवसायी श्रेणी पुतुल की पत्नी अंजना और आर्य मोक्षा, कुछ गौड़ पात्र हैं, आपको खास खास पात्रों का नाम जैसे पृथुसेन हो गए और दिव्या हो गई, रुद्रधीर हो गए, है ना, आचार्य मारिश हो गए। और इसी तरीके से और भी कुछ मतलब खास जो पात्र हैं आपको उन्हें याद रखना है। बीच-बीच में ज़िक्र आता रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि देखिए मारिश का, ये श्रेष्ठी उपासक पुष्यकांत के पुत्र भी हैं, प्लस इनके साथ ये भी तमगा इनको हासिल है कि सागल की सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार भी है। और चारवाक दर्शन के एक हिसाब से कहेंगे कि इसमें प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में भी हैं। और इसी तरीके से आपने देखा है महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा की 3 स्त्रियों से पुत्र, फिर ऐसे करके कैसे दिव्या आती हैं। ये जो पूरे सागल नगरी में ये धर्मस्थ देव शर्मा का जो ये होता है, मतलब आप कहेंगे कि एक पूरा वंशज टाइप में होता है। बहुत दिनों के बाद दिव्या अकेली ही होती है, हालाँकि उसमें आप देखेंगे लगातार पुत्र ही आते, पुत्री राजमहल में आती नहीं, तो दिव्या का बहुत सम्मान होता है या दिव्या को लोग बहुत प्रेम करते हैं वहाँ पे। ऐसे करके देखिए विनय शर्मा जो होते हैं, ये धर्मस्थ देव शर्मा के पौत्र हैं। इंद्रदीप जो है महासामंत सर्वार्थ के पुत्र हैं। वसुधीर हैं, ये गढ़ संवाहक आचार प्रवर्धन के पुत्र हैं। रुद्रधीर आचार प्रवर्धन के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वापस में इन सभी को अभी जब जैसे ही ये स्टार्ट होगा अपना, तो वापस में इन लोगों को बार-बार इनका नाम ज़िक्र करती रहूँगी, क्योंकि लास्ट तक जब दिव्या उपन्यास फिनिश होना चाहिए तो आपको ये कंठस्थ होना चाहिए कि जो बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंस वाले जो किरदार अच्छे निभा रहे हैं और जिनका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा सकता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कि किन से बनता है, या आपको कोई उक्ति उठा के और उसको व्याख्यायित करना है कि देखिए इन्होंने इनके संदर्भ में ये कहा, तो वहाँ पे आपको कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों का नाम याद होना चाहिए। तो वापस हम लोग इसको करेंगे। अभी फ़िलहाल आते हैं मधुपर्व उत्सव पे, है ना? जो कि आपका इसका जो डिवाइड किया गया उपन्यास का ये पहला उपन्यास के भाग के रूप में अगर हम डिवाइड करके चलें तो भाग सेकंड में ये पहला है आपका। उपन्यास को आपने देखा कि कई उसमें डिवाइड किया गया। उपन्यास तो दिव्या है, पर दिव्या के साथ समय-समय के साथ कैसी-कैसी घटनाएँ घटित होती हैं, उनको क्रमवार बाँटा गया। और उस क्रम में पहला जो घटना है या पहला जो होता है कुछ भी, वो होता है मधुपर्व। मधुपर्व जैसे है ना, ये उल्लास का पूरा, आप देख रहे हैं एक नगरी है, उल्लास से देखिए किस तरीके से ये नगरी है ना, इस नगरी में उल्लास की लहरें एकदम, है ना, खिलखिला उठी हैं कि लोग बहुत खुश हैं। कुछ ऐसी घटना यहाँ भी होती है। घटना ये क्या कहेंगे कि एक इवेंट ऐसा होता है जो कि हमेशा होता आ रहा हो, लेकिन अचानक कुछ ऐसा बहुत बुरा घट गया हो या जो लोगों को हँसाता रहा हो, लोगों को खुश करता रहा हो, अचानक वही शांत मुद्रा में चला गया। यही चीज़ हुआ है राज नर्तकी देवी मल्लिका के साथ।
जब तक ये प्रफुल्लित थी, प्रसन्नचित्त थी, ये उसी मुद्रा में सभी को चलायमान रखती थी। लेकिन जब से ये शोक मुद्रा में गई हैं, तब तक सागल नगरी का वैभव ही चला गया था। और आज ये जो आपको उल्लास दिख रहा है ना, ये उल्लास उसी का, क्योंकि आज क्या है, मधुपर्व उत्सव के समय समाज में कौन प्रवेश करने वाला है? राज नर्तकी, कला की अधिष्ठात्री देवी मल्लिका। घटना क्या हुआ था? देवी मल्लिका क्यों शोकाकुल स्थिति में गई थी? हुआ ये था कि इनकी युवा पुत्री थी, राजनर्तकी देवी मल्लिका की। नाम क्या था? रुचिरा। तो रुचिरा जो थी अकाल में काल कवलित हो गई थी। अकाल में काल कवलित, असामयिक मृत्यु प्राप्त को इसको कहते हैं कि अकाल में काल कवलित हो जाना। देवी इस शोक से इतनी अधीर हो गई थी, वो बहुत समय तक तो कला और समाज से विरक्त रही। उनका मन ही नहीं इन सब चीजों में लगता था। और इस तरह जब वो विरक्त रही, तो इससे क्या हुआ, इसका असर क्या पड़ा कि उस तरीके से देखा जाए तो आप पूरी सागर नगरी में भी ना शोक से अधीर होकर, मतलब शोक का लहर बिल्कुल दौड़ पड़ा था। क्योंकि राजनर्त की देवी मल्लिका अपनी युवा पुत्री रुचिरा अकाल में जो काल कवलित हो गई थी, इससे वो शोकाकुल में थी। इससे संपूर्ण सागर नगरी मल्लिका के शोक से एक दो दिन नहीं बल्कि 2 वर्ष तक शोकातुर और नीरस रहकर रात्रि में दीपहीन प्रदेश की भांति निष्प्रभ बनी रही। देवी मल्लिका ने बीड़ा पाड़ी, देवी सरस्वती के प्रति कर्तव्य निष्ठा से अपने असहाय शोक सहकर मन को वश किया और उन्होंने ये निश्चय किया कि कब तक मैं ऐसी स्थिति में रहूंगी। और 2 वर्ष तक हमारी सागल नगरी बिल्कुल शांत मुद्रा में रही। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब नहीं ऐसा होगा, अब हम वापस समाज में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया निश्चय। और कब किया कि चैत्र पूर्णिमा की संध्या मधुपर्व उत्सव के समय समाज में हम क्या करेंगे, पुनः प्रवेश करेंगे। और इस तरीके से जैसे ही ये बात पता चलती है, तो सागर के मनोहर और विशाल ताल पुष्करणी में जल और तट पर जन लहरें ले रहा था। देखिए कैसे एक उल्लास का, आप देख रहे हैं ना कि तट पे जन उल्लास की लहरें ले रहा है। सूर्यास्त में अभी एक पहर शेष था, परंतु जहां तक दृष्टि जाती जनसमूह उमड़ रहा था, उसे बढ़ते हुए विस्तार में जन उत्सव का मंडप ऐसा सुशोभित होता, ऐसा लग रहा था, सजाया किस प्रकार गया था, जैसे उन्होंने अलग अलग उपमा देके बताया गया है कि वर्षा काल की बाढ़ से दूर तक फैले गए नदी के जल में कोई छोटा सा द्वीप लग रहा था। वातावरण तो ऐसा शोभायमान हो रहा था कि अनेक प्रकार के पुष्पों की गंध और सुगंधित धूम्रों से सुरभित था। और इस तरीके से जितने लोगों को, मतलब चाहे वो राजपुरुष वगैरह हो, राज स्त्रियां हो, है ना, सभी लोग उत्सुकता से उमड़ते जनप्रवाह से, एक मंडप था, मंडप के मार्ग की ओर, और मंडप पे गढ़ परिषद के सदस्य वगैरह प्रस्थान कर रहे थे, कुल नारियां थी, इस प्रकार श्रेष्ठियां थी। जैसे राजघराने में होता नहीं कि कोई फंक्शन हो रहा है और बहुत दिनों के बाद लोगों को पता चला कि कोई उत्सव हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से निरस्ता छाई हो, तो अचानक ऐसी खुशी का माहौल होगा तो लोग कितने उत्सुक होंगे। कुछ ऐसे ही आज सागल नगरी की दशा है, जहाँ लोग बहुत खुश हैं। और ऐसे में सूर्य क्षितिज से ये अलग अलग उपमा देके बताया गया कि उस नगरी का आप वैभव तो देखिए, किस प्रकार लोग स्वागत कर रहे हैं, लोग कैसे आ रहे हैं। देखिए लगातार बताया जा रहा है कि किस प्रकार लोग जो है ना, मंडपों की ओर, आप देखिए यहाँ पे कि मंडपों की ओर आने लगे हैं। और इस तरीके से पद की घोषणा है, जैसे होता नहीं कि जिनका जिनका जो पद है, नाम वंश और पद की घोषणा करके उनके लिए निर्दिष्ट आसन दिया जा रहा है कि कौन श्रेष्ठ है, कौन उनसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, निम्न, जो जिनका जो जो स्थान होना चाहिए, वो स्थान उनको स्थान के समीप ले जाके बिठाया जा रहा है। अब आगे देखिए, ये पूरा बताया गया कि कैसे वे श्वेत चंदन का खौर लगाए उनके समस्त्र मुड़े हुए थे, है ना, क्षत्रिय स्वर्ण खचित शुभ्र वस्त्र धारण किए थे, गालों मतलब आभूषण कैसे था, और क्या क्या चीजें उन्होंने रत्न जनित मूठ के खड़ग झूल रहे थे। मतलब एक राजघराने में किस प्रकार लोग पहनावा होता है, कुछ उस प्रकार इन्होंने, जिस प्रकार लोग कुलश्रेष्ठ या जो भी राजघराने से लोग संबंधित उस उत्सव में पधार रहे थे, उनके लिए बताया गया कि उनका वेशभूषा देखिए आप कैसे है। कुछ कुलनारियों के प्रसाधन और वेश विन्यास में विशेष लालित्य था। मुक्त लड़ियों द्वारा विविध प्रकार के, तो ऐसे केसों पर उनके पुष्पों के अर्धचंद्र किरीट थे, है ना, इस तरीके से रत्न जलित नींव बंद से 3 लड़ियों में। और इन सारी चीजों के साथ आप देखिए तो ये बताया गया है कि सभी आर्य स्त्रियों का वेशा जो अपनाना था, आभूषणों से सुसज्जित होना था, वो सभी उसी प्रकार का वहां पे वस्त्राभूषण धारण करके राजकन्याएं, कुलश्रेष्ठियां, वो सभी आए हुए थे।
और ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय कि वेदों के चारों ओर तथा मार्ग पर दीप दंड प्रज्वलित हो गए। और इसी में आपको एक नाम सुनने को सबसे पहले मिलता है, वयोवृद्ध, मतलब वयोवृद्ध, सबसे ज्यादा कोई वृद्ध है, मित्रोदस। वयोवृद्ध मित्रोदस महाप्रतापी धार्मिक यवन। मैंने कहा था ना कि प्राकथन जब आपने पढ़ा होगा, जब मैंने हाइलाइट किया था कि कोई व्यक्ति अगर प्राकथन पढ़ ले तो बहुत कुछ जान जाएगा। प्राकथन में ही जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इस चीज को वहां पे देखा था, एक सेंटेंस में लिखा गया था कि आपको दिव्या पढ़ते वक्त ये नहीं लगना चाहिए कि हमने ऐतिहासिक संदर्भ क्यों लिया। हमने ये बोला कि हमने ऐतिहासिक धरातल पर, है ना, ऐतिहासिक धरातल पर अपने कलात्मक चित्रण के द्वारा दिव्या को उकेरा है, वर्तमान कालीन जो समस्या है उनके संदर्भ में। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ आपको पढ़ते हुए इतिहास का लगेगा झलक कि वयोवृद्ध मित्रोदस महाप्रतापी धार्मिक यवन राज मिलिंद के राज्यकाल में मद्र साम्राज्य के सेनापति थे। और मद्र के गणराज में उन्होंने गणपति का पद स्वीकार कर लिया। उनके आसन ग्रहण कर लेने पर क्या हुआ, वाद्य यंत्र वगैरह मंगलाचरण आरंभ हुआ। वेदी के स्थान पर खड़े चारणों ने पुनः तुरेनाद करके घोषणा की। अब घोषणा करें, सामने देखिए वयोवृद्ध मित्रोदस हो गए, बैठ गए वो, सामने ये हुआ कि अब तुरीनाद हो रहा है कि अब प्रारंभ होगा, और घोषणा की जा रही कि अब कला की अधिष्ठात्री नगर श्री राजनर्तकी देवी मल्लिका सभा स्थल में पधार रही है। क्योंकि राजनर्तकी थी, उन्हीं की वजह से तो शोकाकुल था। आज वो आ रही हैं, राजघराने से सभी लोग सुसज्जित होकर बैठ गए हैं, आसन ग्रहण कर लिए हैं। यहाँ तक कि वयोवृद्ध मित्रोदस ने भी अपना आसन ले लिया है। अब ऐसे में अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि देखिए राजनर्तकी नगर श्री राजनर्तकी देवी मल्लिका सभा स्थल में पधार रही हैं। और जैसे ही इस बात को सुनते हैं, जनसागर इस घोषणा के झंझावत से क्या होता है, तरंगित हो उठता है। इससे ये पता चलता है कि वो लोग कितने लालायित थे, कितने उत्साहित थे चीजों को। और उस तरीके से मंडप के समीप जनप्रवाह में जब आ पहुंची, तो जैसे ही नगर श्री पहुंची वहां पे, तो देवी मल्लिका का जय घोष होने लगा। और मल्लिका भी क्या की, अपने देखिए मल्लिका भी कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से कर जोड़े स्मित वदन मस्तक नवा दृष्टि की पहुंच जहां तक उनकी जाती, वहां तक अपना सिर नवाती। और इस तरीके से अभी वहां पे वो अपना आसन जो होता है वो आसन ग्रहण करती है। और देवी के रथ के पीछे 6 रथों पर उनकी विशिष्ट शिष्याएं कला की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आती हैं। तो जैसे हमने बताया कि ये जो पूरा हो रहा था, एक कार्यक्रम भी था, उत्सव के साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया था कि इसी उत्सव के दौरान एक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। और जो भी राजघराने में होता था कि जो भी उच्च पद पे आसीन करना होता था, या जो राजकुमारों को बाहरी शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा जाता था, उस शिक्षा दीक्षा के लिए, है ना, तो शिक्षा दीक्षा के लिए अगर बाहर भेज रहे हैं, तो इससे ये हो जाता कि जब वो वापस आते, तो कम से कम ये चीजें पता चलता कि किस प्रकार हम उनका इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर था कि इसका वो परीक्षण कर पाए। अब होता क्या है कि जब परीक्षण के लिए ये सारी चीजें हो जाती हैं, आगे होता कि चारण ने पुनः तूरे बजाया और मंगलवाद रुक कर भेरी बजने लगी। नृत्य संगीत से पूर्व और मगध से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा पूर्ण करके आए यूके के शस्त्र कौशल की प्रतियोगिता का कार्यक्रम था। इस प्रतियोगिता के आधार पर ही अभिजात युवक मध्य गणराज्य की सेना में पदों के अधिकारी होते थे। ऐसा बताया गया कि इसी के आधार पे उन सारी चीजों का मतलब ये होता था कि जब आप इसमें विजित हो रहे हैं, आपको कौन कौन से पद के आकांक्षी, आपको कौन से पदों को दिया जाएगा। तो मतलब बकायदा एक उत्सव था। उत्सव के दौरान कार्यक्रम का आयोजन था, कार्यक्रम में कला का परीक्षण होने वाला था और बहुत कुछ इसमें होने वाला था। अब इस कार्यक्रम के बीच जो प्रतिभागी थे, प्रतिभागियों में कुछ 6, आप देखिए कि 6 युवक सैनिक वेश में शरीर पर, है ना, शरीर पर वो जो भी वर्म और सिर पर शिरस्त्राण पहने आए हुए थे। उनमें आपको देखना है, जैसा मैंने बोला था कि जब हम लोग पात्र परिचय कर रहे थे, तो पात्र परिचय के दौरान हमने बताया था कि आपको इन लोगों का नाम थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक तो धर्मस्थ महापंडित देव शर्मा के पौत्र कौन थे, आयुष्मान विनय शर्मा। एक है महासामंत सर्वार्थ के पुत्र आयुष्मान इंद्रदीप। एक है गढ़ संवाहक आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आचार्य वसुधीर। एक है गढ़ पूरक सामंत कार्तवीर के पुत्र है आयुष्मान सकृत। और महासाल समर्थक के पुत्र है आयुष्मान वृषणेश। और महाश्रेष्ठी प्रेस्त के,
यही महाश्रेष्ठी प्रेस थे, यानी जिसको हम कह रहे थे कि एक प्रतिनायक के रूप में या दिव्या से प्रेम करने वाले पृथुसेन होते हैं, वो एक्चुअली एक समय तो दास प्रथा में उनके पिता रहे होते हैं, लेकिन समयाकुल वो अपने आप को इस समृद्ध वर्ग में ले आते हैं। वो उनकी मेहनत का नतीजा होता है कि वो दासत्व के जीवन से मुक्त होकर महाश्रेष्ठी के कुल पद पे होते हैं। महाश्रेष्ठी यानी अब धनाढ्य व्यक्तियों में शुमार होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ना कि कभी भी जो पृथुसेन है, पृथुसेन अपने को दासत्व में स्वीकार नहीं करता कि मैं दास पुत्र हूँ। उसे लगता है कि मैंने तो हमेशा वही जीवन जिया है, मुझे तो सब कुछ मिला है। लेकिन आज उसके साथ ऐसी घटना होगी, वो उसको स्वीकार नहीं पाएगा। फिर वो अपने आप से प्रश्न करेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए ये लोग बारी-बारी से इन लोगों का नंबर आता है और वो लोग अपना सिर नवाते हैं और सिर नवाने के बाद ये होता है कि अब क्या किया जाए? प्रतियोगिता का जो है प्रतियोगिता अब जो होगी वो प्रारंभ होगी। अब प्रतियोगिता के लिए बोल दिया गया कि चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे होता नहीं कि आपको क्या करना है ना? लक्ष्य भेदना है। यहाँ पे आप हो, आपको लक्ष्य भेदना है। तो लक्ष्य भेदने के लिए यहाँ पे कुछ बोल दिया जाता है कि आपको लक्ष्य किस प्रकार भेदना है। तो लक्ष्य भेदने के लिए ये होता है कि आपको अपने जीवन में जैसे होता है कि आप अचानक कहीं पे फँस गए हो, है ना? तो फँस गए हो, ऐसे में आपको क्या करना अपना बचाव करना है। यहाँ पे ये बोला जाता है जब वो मतलब ये देते हैं कि आपको क्या करना है, लक्ष्य को साधना किस प्रकार है, तो लक्ष्य किस कहते हैं कि ये लक्ष्य भेद की परीक्षा है और सभी युवक जो हैं सावधान हो जाएँ, इस तरीके से कि क्योंकि युवकों के धनुषों पर बाण खींचे थे, उन लोगों को बोला गया कि आप सावधान हो जाओ और सावधान होने के साथ मैं आपको एक क्या कर रहा हूँ, एक टास्क पूरा करने के लिए दे रहा हूँ। मान लीजिए जैसे हो गया कि आप कहीं पे फँस गए हो और आपको अपना बचाव करना है, तो आप अपना बचाव इस प्रकार करो कि आप व्यर्थ में, है ना, व्यर्थ में प्रहार मत करो और बच भी जाओ। कुछ ऐसा ही होता है और इस तरीके से बोला गया। जैसे जो आज्ञा देने वाले होते हैं वो कहते हैं कि देखिए ये तो जो हमने पिक लगाया है ये बेसिकली सब देख रहे हैं, है ना? ये मतलब कि सामने लक्ष्य भेदी कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे महासृष्टि आपने देखना है कि जो दिव्या है क्योंकि राजघराने से दिव्या होती हैं और दिव्या आप देखिए कि जो आई होती है मतलब मेन तो मल्लिका होती हैं। मल्लिका की शिष्या भी आई होती है इस प्रतियोगिता में भाग लेने और एक ये भी होता है कि इसमें कह दिया जाता है कि जैसे दिव्या है मान लीजिए, तो दिव्या को क्या करना है अगर जो सरस्वती पुत्री का यानी प्रतियोगिता के दौरान जो सरस्वती पुत्री का तमगा हासिल करता है, तो जो सामने वाले राजपुरुषों में या राजकुमारों में जो विजित होता है, उसको उन्हें मुकुट पहनाने का ऐसा मौका भी मिलेगा। तो देखिए सभी लोग बिल्कुल दरबार में खचाखच भरे हैं लोग, है ना? कार्यक्रम चल रहा, प्रतियोगिता प्रारंभ हो गया और बोला गया कि आपको भेदना है और भेदने के लिए बोल दिया गया है कि आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक आयुष्मान शेष युवकों के आक्रमण मतलब प्रत्येक युवक क्या मानेंगे? प्रत्येक युवक जो है शेष लोगों को क्या मानेंगे अपना दुश्मन मान के चलेंगे और दुश्मन मान के चलेंगे और इस प्रकार वह क्या करेंगे ये देखिए यहाँ पे है यहाँ से यहाँ तक आपको वो क्या करेंगे प्रत्येक आयुष्मान शेष युवकों को आक्रमणकारी मानकर अपनी रक्षा करता हुआ आक्रमणकारियों पर आघात करेगा लेकिन ध्यान रहे आघात करने का ये मतलब नहीं कि आप गहरा आघात कर दो ये तो प्रतियोगिता हो रही है इसलिए आपको ये बोला जाएगा कि आपको ये पक्षपात का व्यवहार भी नहीं करना अगर करेंगे तो आप धर्मास्थान के दोषी पाए जाएंगे आपको सिर्फ कला कौशल के तहत ये दिखाना है कि आप व्यर्थ प्रहार तो नहीं कर रहे हैं और कार्यक्रम होता भी है और ऐसे में दोनों लोग क्या 6 जितने भी लोग होते हैं 6 लोग होते हैं वो बराबर करते हैं अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब ये होता है कि लास्ट में होता है कि अब रिजल्ट अनाउंसमेंट होना चाहिए। तो अनाउंसमेंट में 2 लोगों का नाम आता है। एक आयुष्मान सकृत होते हैं, एक पृथुसेन। ये दोनों लोग 50-50 के चांस में आ जाते हैं ना, ऐसा होता नहीं कि कभी टास्क हुआ और 50-50 पे आके अटक गया, अब किसको दें। प्रॉब्लम इनके साथ ये हो गई थी कि जो पृथुसेन तो पृथुसेन के साथ कुछ ऐसा हो गया कि पृथुसेन को बोला गया कि आपने जैसे ये हुआ था कि जो भेद रहे हैं ये लोग तो भेदने में हुआ कि जब ये लोग मतलब वार किए थे तो वार करने पे जो केवल 2 रक्त चिन्ह अगर दिखते हैं तो सिर्फ सकृत और पृथुसेन पे दिखते हैं बाकी लोगों पे बाकी जो है उन पे 4-4 दिखते, एक वृषणेश उन पे 3 दिखते थे। ये तो कन्फर्म था कि 50-50 का चांसेज़ है। लेकिन 50-50 में भी बहुत सतर्कता के साथ किसने लगाया, तो बात आ जाती है वो सतर्कता के साथ सकृत ने लगाया। क्यों भैया सकृत क्यों लगा दिए और पृथुसेन ने क्या गड़बड़ी कर दी? पृथुसेन के साथ ये गड़बड़ी हो जाती है जो सब लोग देखे नहीं होते। बाद में पृथुसेन उसको बताते हैं, यहाँ पे आके वो बताते हैं कि मुझे एक अवसर मिलना चाहिए और मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या गड़बड़ी हुई। उन्होंने कहा
सबने तो 5 शक्तियों का मतलब वो किया, है ना? प्रहार करना था। मेरे साथ एक गड़बड़ हुई थी कि बीच में जब मैं कर रहा था अपना बचाव, एक कदली स्तंभ, एक वृक्ष आ गया था और वो जो जो था मेरा वो छठा शत्रु हो गया था। अब मैं उसको बिना धराशायी करे कैसे कर सकता? आप लोग तो मुझे गलत ठहरा रहे हो, पर गलत मत ठहराओ। एक्चुअली मेरे साथ हो गया प्रॉब्लम और मैंने क्या किया, वो कदली स्तंभ का जो पेड़ था, है ना? उस कदली स्तंभ के पेड़ को मुझे धराशायी करना पड़ा, इसलिए मेरे साथ आ गई समस्या। है ना? तो फिर जब इस बात को सुनते हैं, वो सभा सुनती है, तो फिर ये होता है कि अच्छा, तब तो सभी लोग गुंजायमान उठता है कि यार ये तो बहुत शक्तिशाली काम पृथुसेन ने कर दिया। लेकिन ये चीज़ सभी को पसंद नहीं आता। जैसे कि हमने बताया था, ये चीज़ सभी को पसंद नहीं आता। पसंद इसलिए नहीं आता कि आयुष्मान जो अगर यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया कि पृथुसेन सागर के सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी हैं, जब उन्होंने बताया कि समस्या ये थी, तो फिर ये अनाउंसमेंट हो गया, तब तो बहुत सटीक निशाना सकृद ने नहीं बल्कि पृथुसेन ने लगाया था। लेकिन जैसे ये बात हुई, तो हमने कहा ना, आपको ध्यान देना है, एक गणपति गढ़ संवाहक आचार प्रवर्धन है। ये आचार प्रवर्धन महोदय, इनको हो जाती है आपत्ति कि ये कैसे एक दास पुत्र को आप लोगों ने कौन-सी उपमा दे डाली? इतना मतलब उनको दे दिया कि सर्वोच्च, अगर आपने देखना है कि प्रतियोगिता के दौरान विजित होने वाले क्या पृथुसेन है, सकृद नहीं है। मतलब वो ये कहते वो आपत्तिजनक बात करते हैं कि ये इनको तमगा नहीं देना चाहिए, इन्होंने नहीं विजित किया इन चीज़ों को। फिर वयोवृद्ध जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक्चुअली हो सकता है इट मीन्स मुझसे गलती हो, तो कहते हैं कि देखिए एक्चुअली मेरी उम्र के अपने उससे देते हैं कि मेरे नेत्रों की ज्योति मंद हो चुकी है ना? वृद्धावस्था में। मैं ये कहता हूँ कि जो जन समूह है ना? गण परिषद है, ये बताए कि मुझे किसको बनाना चाहिए। उस समय कोई उस तरीके से देखता नहीं, कुछ बताता नहीं, अंततः ये होता है कि ठीक है, जीते तो फिर पृथुसेन ही है। अब जब ये चीज़ स्वर पे स्वर मिल जाता है, फिर इस तरीके से अब इनका प्रतियोगिता को खत्म हुआ, इन लोगों का प्रतियोगिता खत्म हुआ। अब स्टार्ट किसकी प्रतियोगिता हो गई है? दिव्या की। तो दिव्या के साथ उनकी और भी शिष्याएँ आदि आई होती हैं, 2-3 शिष्याओं का नेम नेम मेंशन किया गया है कि राज नर्तकी जो होती हैं, वो अपने साथ शिष्याओं का भी लेके आती है ना सभी की। एक आती हैं शिष्या माधुलिका होती हैं, है ना? एक तो दिव्या खुद होती हैं, एक कुसुम करके होती हैं, तो एक कुसुम सेना करके होती हैं। ये शिष्याएँ आती हैं और अब ये यहाँ पे स्टार्ट होता है कि मतलब कि ये लोग अपना प्रारंभ कर देते हैं कला भी समा से अनुमति लेकर, और जो कार्यक्रम वो लोग तैयार करके आई होती हैं फंक्शन के लिए, तो वो स्टार्ट होता है। अब देखिए वो लोग अपना विशेष नृत्य तैयार की होती हैं, जैसे अभिसारिका की यात्रा, ये किसने तैयार किया होता? माधुलिका, एक शिष्या होती है माधुलिका, वो अभिसारिका की यात्रा। और इसी तरीके से दिव्या ने मराली का आत्मसमर्पण करके उनका मतलब वो था थीम, और कुसुम सेना थी, उन्होंने ये तय किया था कि उनको फंक्शन का थीम क्या रखना है, मतलब जिस विषय पे वो करी उर्वशी का प्रणय निवेदन। ऐसे एक माधुलिका का विशेष नृत्य हो गया, अभिसारिका की यात्रा, उर्वशी उर्वशी प्रणय निवेदन कुसुम सेना का हो गया, और दिव्या ने मराली का आत्मसमर्पण, इन तीनों लोगों का कार्यक्रम हो गया प्रारंभ। अब इस तरीके से जब कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, तो वो लोग अपना-अपना कुछ होए फंक्शन, इस प्रकार उन लोगों का अपना स्टार्ट हो जाता है ना? और इस तरीके से जब वो करती हैं तो देखिए, यहाँ पे चीज़ देखना है आपको दिव्या को। दिव्या को देखना है कि वो जो है दिव्या दिव्या बेसिकली किस चीज़ के लिए? मराली का आत्मसमर्पण, मराली का आत्मसमर्पण ऐसा कुछ वो फंक्शन तैयार करके आती हैं, और ऐसा कुछ होता है इसमें कि इसमें ये होता है कि जैसे मराली का आत्मसमर्पण देख के एक प्रेम में समर्पण दिखता है, प्रेम में समर्पण करके दिखता है। यहाँ पे एक जोड़ा होता है ना? राजहंस का या राजहंसी का, एक बहेलिये के उसमें फँस जाते है ना? जैसे होता है कि राजहंस का प्रत्येक आवन, क्योंकि समय कुछ ऐसा है, ये बताया गया कि दिव्या राजहंस के परों के समान जो धारण करके वस्त्र आई हैं, क्योंकि फंक्शन वैसा कर रही हैं, तो कुछ दिव्या भी कैसे आई हैं? दिव्या ने राजहंसों के परों के समान श्वेत वस्त्र, है ना? श्वेत वस्त्रों में वेदी पर आई हुई हैं, और उनकी मतलब ये बताया गया कि कैसी वो लग रही हैं। मराली खोज की मुद्रा में उद्विग्न और चिंताशील दिख रही हैं। नेपथ्य यानी आपने देखना है कि नेपथ्य जैसे होता है कि बिल्कुल कॉर्नर से आपके पर्दा वो साइड में होता है, तो उधर से राजहंस का ऋतुकालीन आह्वान सुनाई पड़ता है। टोह पाकर जो मराली होती है ना, मराली, जैसे ये मराली हो गए और यहाँ पे कोई किनारे से यहाँ पे आवाज़ दिया,
और ये दिव्या मतलब दिव्या यानी मराली जो है, मराली अब बिल्कुल आवाज़ सुन के राजहंस से पीछे-पीछे चल पड़ी और होता क्या है जब वो जाती हैं, तो उत्साह और उमंग से परों को फड़फड़ा कर वो आहवन की दिशा में चल पड़ती हैं। ऐसे में क्या होती हैं, यहीं से कोई बहेलिया देख रहा होता है और बहेलिया क्या करता है, वो जाल बिछा देता है और ये जब मराली यहाँ जाती हैं और ये इसमें फँस जाती हैं। अब यहीं पे आपको ये देखना है कि इस फंक्शन में होता क्या है, ऐसे में वो छटपटाने लगती हैं और जो राजहंस होता है वो भी मिलने के लिए छटपटाने लगता है। ये कुछ ऐसी ही मुद्रा होती है और इस तरीके से राजहंस की भूमिका में कौन प्रकट होती हैं? स्वयं स्वयं कौन प्रकट होता है इसमें? मल्लिका, वही कला की अधिष्ठात्री और इनकी खुद की गुरु। वो किसकी मुद्रा में होती है? राजहंस की मुद्रा में। अब देखिए राजहंस हम कह सकते हैं मान लीजिए राजहंस ये हो गए, ये हो गई मल्लिका, है ना? ये मल्लिका हो गई, राजहंस हो गए और ये कुछ मराली हो गई। अब ये स्थिति होती है कि अब ये तड़पड़ा रही हैं और ये भी तड़पड़ा रहे हैं। इनको बहेलिये ने ये जो बहेलिया है ना, ये बहेलिये ने वो कर लिया है। इस तरीके से आपको देखना है कि बिल्कुल लोग उमड़ पड़ते हैं देख के। होता क्या है इस बीच में आपको देखना है कि जो राजहंस का प्रेम है ना वो आपको उसके प्रति दिखेगा, मराली के प्रति दिखेगा, वो उनके समीप जाके भूल जाता है और बंधन की चिंता नहीं करता और वो निमग्न हो जाते हैं, है ना? अपने जीवन को जैसे होता नहीं कि संचालित एक खुशी और वैभव में बिल्कुल खो जाते हैं। तो दोनों के प्रेम को देख के जन सैलाब जो उमड़ा होता है वो आहा! और साधुवाद से आकाश जैसा गूंज उठता है और सबको बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में। अब उसी में आपने देखना है कि एक मतलब ये सारे फंक्शन चल रहे हैं, उसी के बीच में से एक लोग खड़े होके या एक लोग उठ के क्या करते हैं, बोलते हैं। बोलते कौन है, वो कौन शख्स होते हैं जो बोलते हैं? वो नाम होता है मैंने पहले भी बताया था, ये है सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार। सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार का मतलब आप समझ गए, ये सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हैं, है ना? हालाँकि इनको उतना ज़्यादा सम्मान तो नहीं देते लोग, लेकिन दर्शन में ये बहुत माहिर होते हैं। ये बोलते हैं, ये है मारिश। मारिश क्या कहते हैं, उसी में से जब ये फंक्शन चल रहा होता है, उसी में से वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि माया के बंधन में जीव को इस प्रकार वो कहते हैं कि बुद्धिमान जन देखें और जाने माया के बंधन में जीव को इसी प्रकार की सुख की मिथ्यानुभूति का भ्रम होता है। मतलब वो इन सारी जो मराली का नृत्य होता है और राजहंस का मिलन होता है उसको देख के वो लोगों को कहते हैं जो जनसल्लाप बैठा है कि आप जरा देखो लोगों को या संसार को क्या मिथ्यानुभूति झूठ मूठ का आनंद मिलता है, कैसे? जैसे इनको मिल रहा है। और इसी तरीके से जब वो बोलते हैं तो चारों तरफ स्तब्धता में बिल्कुल मल्लिका भी देखती रह जाती है, दिव्या भी कि आखिर ये बोल कौन रहा है? और फिर से वो खड़े होते और पूछते हैं दिव्या से कि भंते दुःख की भ्रांति में भी जीवन का शाश्वत क्रम इसी प्रकार चलता है। यानी वो फिर से खड़े होते हैं और इस प्रकार वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें ये जो फंक्शन हो रहा है ना, एक्चुअली ये सब गलतफ़हमी है सबकी। बात कोई पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा है और इस तरीके से वो क्या कहते हैं कि भंते कि ये जो चल रहा है एक्चुअली ये क्या है? मतलब ये भ्रांति में भी क्या है? जीवन का शाश्वत क्रम इसी प्रकार चलता है। कहते हैं कि वैराग्य जो वैराग्य लेते हैं, वैराग्य भीरु आत्म प्रवंचना मात्र है, जीवन की प्रवृत्ति प्रबल और क्या है? जीवन की जो प्रवृत्ति है अगर देखा जाए, तो जीवन की प्रवृत्ति जो है वो प्रबल और असंदिग्ध है, सत्य है। इस तरह जब वो करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार नास्तिकता और अनैतिकता के प्रतिपादन का अपवाद पाने वाले मल्लिका ने समाज और मल्लिका के साथ समाज ने उनको उस दृष्टि से नहीं हे दृष्टि से देखा और इस तरीके से ये प्रतियोगिता मतलब एक बीच में होता था कि है ना प्रोग्राम चल रहा है सब आनंद ले रहे हैं और कोई अपना ज्ञान ऐसा बांटने लगे कुछ मारिच ने वैसा ही किया और मारिच के ऐसे करने से भी वो स्थिति कुछ उस प्रकार बन नहीं पाई और हुआ ये कि फिर फंक्शन वो आगे चल पड़ता है और सरस्वती पुत्री का निर्णायक वो हो जाता है कि निर्णय हो जाता है कि सरस्वती पुत्री का तमिका भी स्कूल उनको मिलने वाला है क्या नाम है दिव्या को और इस तरीके से दिव्या प्रत्युषेन को क्या नाम है मुकुट पहनाना होता है वो पहनाती हैं। इसके बाद आप मधु पर्व के लास्ट वाले उस पे ये कुछ घटना ये होती है कि लास्ट में आपको ये देखना है कि घटना ये होती है कि अब दिव्या को वापस जाना है तो वहाँ की प्रथा के अनुरूप उनको शिविका पे आरूढ़ होके जाना है। सरस्वती पुत्री की सम्मान भी प्राप्त चुकी हैं, अब उनको जाना है। होता क्या है कि अब देखिए पृथुषेन पहले से मान लीजिए ये पृथुषेन है, ये पहले से पकड़ के खड़े हुए हैं। यहाँ से आते हैं क्या नाम है इनका?
पृथुसेन को जब वो खड़े होते हैं, तो वहाँ से पृथुसेन को धकेल कर कुमार वसुधीर होते हैं। हमने कहा ना अभिजात वंश का तमगा ये लोग लेके ऐसे फ्री फंड का घूमते हैं। ये आते हैं और इनको पृथुसेन को हटा देते हैं। अब पृथुसेन को इनको देख के पृथुसेन देखिए, पृथुसेन जब वसुधीर आ जाता है, मान लीजिए वसुधीर आ गया ऐसा, है ना? तो गुस्सा इनको आती है और गुस्सा के तलवार भी निकाल लेते हैं, लेकिन हालाँकि सभी लोग उनको रोकते हैं कि भाई रुकिए, रुकिए, है ना? कोई मतलब नहीं है। फिर इनके मन से यानी पृथुसेन जो है, पृथुसेन एक बहुत गहरा प्रश्न छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे आपको इनका दिखेगा कि दर्द और पृथुसेन यहाँ से आगे कैसे फिर उठते हैं। दिव्या की वो शिव का आरूढ़ दिव्या को वो देना है कंधा वो नहीं दे पा रहे हैं। इस तरीके से क्योंकि सामने जो रुद्रधीर होता है वो इनको ललकारता है। रुद्रधीर ललकारता मान लीजिए ये रुद्रधीर है, ये इनको पृथुसेन को कहता है कि दासपुत्र को अभिजात वंश के युवकों के साथ सेविका में कंधा देने का अधिकार नहीं है। और इस प्रकार ये कहते हैं यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है? शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई शक्ति जन्म को परिवर्तन या जन्म का परिवर्तन कर सकती है कि नहीं कर सकती? कोई भी उपाय जन्म के अपराध का मार्जन नहीं कर सकता। जन्म के अन्याय का प्रतिकार क्या मनुष्य दैव से ले, क्या मनुष्य देवता से ले कि उसने निम्न जात में आपको पैदा कर दिया? और इस तरीके से क्या ये भी कहते क्या वो उन लोगों से ले जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म से असत्य जो कि सही नहीं है, सच नहीं है, असत्य अधिकार की व्यवस्था निर्धारित कर डाली। हीन कहे जाने वाले कुल में मेरा जन्म अपराध है अथवा ये द्विज कुल जन्मे अपदार्थ लोगों का अहंकार मात्र है। बहुत गहरा प्रश्न। मतलब कि वो कहते हैं कि मैंने क्या गलती की यानी अपने योग्यता को मैंने निर्धारित कर दिया तो भैया योग्यता के अनुसार सब कुछ मिलना चाहिए ना। ये रुद्रधीर या वसुधीर अगर आके तो वसुधीर जीत लिए होते, मुझे क्यों अपदस्थ कर रहे हैं, है ना? क्यों कर रहे हैं ये लोग? अगर इनको आता तो ये जीत के दिखाते। क्या मैंने कोई गलती की है? या जो द्विज कुल वाले हैं जो अपने को सम्रांत वर्ग वाले समझते हैं और हमको हेय दृष्टि से देखते हैं, है ना? वो हे दृष्टि देखने का कारण क्या है? ये सिर्फ इनका अहंकार मात्र है। और इस तरीके से मधुपर्व की ये घटना यहाँ पे हो जाती है समाप्त। और अभी भी ये श्रृंखला जो है क्योंकि अभी आपने मधुपर्व पढ़ा, आपने यहाँ तक ही पढ़ा, आगे आपको धर्मस्थ का प्रसाद क्योंकि अभी ये न्याय लेने के लिए आगे जाएंगे और कहानी अभी उपन्यास बहुत अच्छा है, आगे उपन्यास बढ़ता रहेगा और आपको बहुत रोचकता के साथ इसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इवन मैं तो कहती हूँ कि आपको थोड़े-थोड़े अच्छे-अच्छे जो इन्होंने उक्तियाँ बोली उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि जाति प्रथा जो इतना ज़्यादा उत्पीड़ित करता है जन को, है ना? योग्यता कहीं पीछे छूट जाती है, योग्यता के आधार पे चयन नहीं हो पाता, कुछ वही चीज़ इनके साथ घटित होता पृथुसेन के साथ। वो चीज़ें हम कहीं भी हिंदी साहित्य को लेके कोट कर सकते हैं और इस तरीके से आज ये वाला सेशन हम करते हैं समाप्त, है ना? और आगे फिर ये अपना कंटिन्यू रहेगा और करीबन 10 वर्ष तो बन ही जाएगा। एक-एक दिन में एक-एक करके इसको लेके चलेंगे और इस तरीके से फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जब एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी, फिर हम लोग वापस साथ में क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद।